हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे नेशनल मूवमेंट जो थे वो किस तरीके के थे, क्या उसकी कुछ प्रोग्रेस थी, नहीं थी, अगर थी तो किस तरीके की थी, कौन से स्टेप्स लिए गए, क्या चेंजेस आए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनल मूवमेंट जो हमारे रहे, इनका क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो जान लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो था 1914। ठीक है, 1914 टू 1918 था। ठीक है, इसमें दो नेशन ऑफ ग्रुप जो थे वो बने थे। ठीक है, फर्स्ट जो था वो था अलाइड पावर। ठीक है, दूसरा जो था वो था एक्सिस पावर। ठीक है, अलाइड पावर, इसमें कौन से लोग थे, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, एंड रशिया था, एंड इटली था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सिस पावर। यहां पर कौन था, जर्मनी था, ठीक है, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, एंड टर्की था। ठीक है, तो ये हो गए घाट। ठीक है, तो ये हो गई एक्सिस पावर, ये हो गई अलाइड पावर। कौन जीता था, आप सभी को पता होगा कि अलाइड पावर जो है इसकी यहाँ पर जीत हुई थी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर कब हुआ था ये हमने देख लिया, किसके बीच में हुआ था ये हमने जान लिया। अब ये क्यों हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो ये युद्ध जो थे वो इसलिए हुए थे, ये जो कंट्रीज थी ये अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, इनकी टेंडेंसी कैसी थी, इंपीरियलिस्ट वाली थी कि अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाना है। अब इसमें अगला जो है दूसरा पर्सन वो बढ़ा रहा है अपने एम्पायर को, तो दूसरे वाले की क्या है, ईगो जो है वो हर्ट हो रही है और अपना एम्पायर बढ़ाना ही था। तो इसलिए ही ये क्या था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो इसीलिए शुरू हुआ था कि एम्पायर जो था वो अपना बढ़ाना, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज करके रखना, अपनी पावर को बढ़ाना, और बस इसीलिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण जो था वो यही था। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं अपने पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया का क्या इससे लेना देना था। भाई इंडिया का बहुत लेना देना था। क्यों लेना देना था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था, इंग्लैंड ने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था, तो उनका पूरा अधिकार यहाँ पर था। ठीक है, इंडिया का वैसा कुछ नहीं लेना देना था, बट इंडिया का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने इसे कॉलोनाइज करके रखा था, अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो यहाँ पर इंडिया की हम लोग बात करें, रिसोर्सेस की पूरी तरह से यूज हुआ, यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से यूज हुई, यहाँ की मैन पावर उसका भी यूज हुआ, लोगों के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती लोगों को युद्ध में भेजा गया। भाई यहाँ के लोगों का तो ये लेना देना नहीं था, अपनी कंट्री के लिए भी नहीं था कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग होती है वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको जाना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको भेजा युद्ध में। ठीक है, चलिए मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, अपने एम्पायर को बढ़ाना, ये मेन इनका उद्देश्य था। इंडिया वॉज थ्रोन इनटू द फायर ऑफ वॉर। ठीक है, तो इस वॉर में इंडिया को जबरदस्ती फेंक दिया गया था, कहते हैं ना आग में फेंकना, वही चीज कह सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, देयर वर डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट बाय नेशनलिस्ट लीडर्स। जब ये सारी चीजें होने लगी तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनकी तरफ से इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए, डेमोन्स्ट्रेशन ना, ये सारी चीजें की गई, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ा, जबरदस्ती लोगों को भेजा गया, रिसोर्सेज के साथ ही साथ यहाँ की मैन पावर उन सबका भी यूज हुआ।
कॉन्सिलिएशन पॉलिसी फॉलोड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स। नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे इनका क्या मानना था, जो हमने अभी पहले के भी चैप्टर में देखा कि इनकी थिंकिंग क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अपनी बातों को मनवाना कि हम लोग अपनी बातें रखेंगे और ये बड़े अच्छे से मान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज़ें थी कि इनको ये लग रहा था कि युद्ध जो है तब तक ठीक है, हमारा यूज़ हो रहा है, हम साथ दे देंगे, क्योंकि युद्ध जो है वो ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें हमारी सत्ता दे देगी, हमारा राज जो है वो हमको दे देगी। इसलिए ये क्या कर रहे थे, ये इसमें सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में। अब नहीं पता था किसी को कि युद्ध जो है वो इतना लंबा खींच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि जो असर्टिव थे वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं वो ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से इस कंट्री को छोड़ देंगे और हमें हमारा अधिकार जो है वो दे देंगे, तो इसलिए वो फाइट के लिए तैयार रहे। तब भी आगे हम देखते हैं सबसे बड़ी भूल जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो ये सोच रहे थे कि युद्ध के बाद हमें आज़ाद कर दिया जाएगा, तो वो ये भूल गए थे कि ये युद्ध जो है वो इसीलिए हो रहा है कि दूसरी कंट्री जो है उनको कॉलोनाइज करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, तो जो उनके हाथों में है उसको क्यों छोड़ देंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर वो उन्होंने कह सकते हैं उनकी बड़ी मिस्टेक थी। तो ये उनकी एक बड़ी मिस्टेक थी कि इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द नेशनल मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स जो थे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, इसके पहले हमने देखा जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था इंडियन पर, जिसकी वजह से इंडियन जो थे वो बहुत परेशान थे, गरीबी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें कि यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की मैन पावर, यहाँ की इकॉनमी सभी को बुरी तरह से झोंक दिया जाता है, या फिर कहते सकते हैं सबका बुरी तरह से यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से इंडियन जो थे और ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। इसके अलावा गरीबी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। अब ज़रूरी सबको लग रहा था कि जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए हैं, यानी कि जो ब्रिटिश आए हैं, इनको भगाना अब ज़रूरी है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो इस दौरान क्या हुए, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। दूसरा, इसी दौरान 2 होम रूल लीग, ठीक है, 1914 टू 1918 चला था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1916 में 2 होम रूल लीग लाए गए थे। एक की लीडरशिप जो थी वो किए थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा होम रूल लीग जो था उसकी लीडरशिप की थी एनी बेसेंट एंड साथ ही साथ सुब्रमण्य अय्यर ने, ठीक है। तो यहाँ पर लीडरशिप जो थी वो किसकी थी, ये ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग जो लाए गए थे, ये स्टार्ट किए गए थे, ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, कब किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होम रूल क्या था, अभी इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड डिमांड ऑफ स्वराज जो थी वो यहाँ से स्ट्रांग होने लगी। देखिए, स्वराज की डिमांड जो बंगाल पार्टीशन से ही स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। बोथ ग्रुप ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इनका क्या हुआ ये हम लोग समझेंगे। मुस्लिम लीग जो कि हमेशा से स्टार्टिंग से ही कांग्रेस को अपोज कर रहा था, उसके अपोजिशन में था, अपोजिट में था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग जो था 1916 लखनऊ पैक्ट, आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने उसको डिटेल में समझा है, तो लखनऊ पैक्ट के द्वारा यहाँ पर क्या था, ये साथ में आ जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ये साथ में आ जाते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के 2 ग्रुप हो गए थे, ध्यान होगा, सूरत सेशन 1907। उस दौरान क्या था कि कांग्रेस जो थी वो 2 ग्रुप में बढ़ गई थी, एक थे मॉडरेट्स, दूसरे थे असर्टिव, ठीक है। तो कांग्रेस के दोनों ग्रुप जो थे वो भी अब साथ में आ गए थे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सबका एम क्या था, स्वराज, सबका एम क्या था, इन ब्रिटिश जो थे इनसे छुटकारा पाना। इसलिए अब जरूरी था कि एक बड़ी पावर, ये स्ट्रांग पावर के रूप में साथ में आए और तब ये फाइट कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों ग्रुप ऑफ कांग्रेस जो थे, बोथ ग्रुप ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये सभी साथ में आए। अच्छा, इसके अलावा क्या था, गदर पार्टी जो थी उससे भी, अमेरिका की गदर पार्टी, उससे भी यहाँ के लोग जो थे उन एक्टिविटीज को भी लोग जान रहे थे, उससे भी कनेक्टेड थे।
क्या था गदर पार्टी, वो हम समझेंगे। तो हुआ ये कि जैसे आज के टाइम में भी है कि माइग्रेशन होता है, लोग अच्छी लाइफ के लिए, काम के लिए माइग्रेट करते हैं। तो उस दौरान क्या था कि लोग जो थे वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, मतलब इंडियन जो थे वो माइग्रेट हो रहे थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। उनमें देखा जाए तो सिख जो थे वो बहुत सारे थे। तो ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं, एक कह सकते हैं कि अच्छी लाइफ के लिए वहाँ पर अच्छी लाइफ के डिज़ायर में वहाँ पहुँचते हैं। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है, उसको ये फेस करते हैं। तब उन्हें ये समझ में आता है कि भाई ये हमको फेस करना पड़ रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि पहली चीज़ कि हम अपनी ही कंट्री में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है इसको ख़त्म करने का। तो इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने ऐसा ठाना कि हम लोग जो है वो इसको ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ भी चल रही थी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट जो थे वो अमेरिका में भी चल रहे थे। यहाँ के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट अमेरिका में भी चल रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें चल रही थी। दूसरी तरफ क्या था, 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे 1918 में, जिसमें किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन जो थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन की बात कही गई थी कि यानी कि जो लखनऊ पैक्ट था, ठीक है, जो पहले से डिमांड चली आ रही थी, साथ ही साथ लखनऊ पैक्ट जो था जिसमें जो डिमांड्स जो थी वो रखी गई थी, उसमें कुछ कंसेशन के साथ इनको जारी किया गया था, ठीक है। तो इसने बेस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो था इसने क्या किया, बेस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, जिसमें क्या था कि जो चीज़ें थी अभी डिटेल में देखेंगे। तो इससे भी क्या था, कुछ लोग जो थे वो इसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग इसके अपोज में थे। दूसरी तरफ वॉर की कंडीशन थी, 14 to 18 वॉर वाली कंडीशन थी। इस दौरान हमने देखा यहाँ की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स जो थी उसको एक नया डायरेक्शन मिला, काफ़ी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी या कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि हम लोग कॉलोनाइज होकर रह रहे थे इंग्लैंड के, ठीक है। युद्ध में इंग्लैंड का पार्टिसिपेशन था, उन्होंने हमें कॉलोनाइज करके रखा था, तो हमारे रिसोर्सेज जो थे, हमारे रिसोर्सेज हो गए, हमारा इकॉनमी हो गई, हमारे मैन पावर हो गए, सब का वो लोग पूरा यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। हम बात करें जो भाई आर्मी है, ठीक है, उसकी सैलरी की बात करें, उसका खाना पीना की बात करें, उस वेपन्स जो हैं उनकी बात करें, और जहाँ पर वो गए हैं बाकी व्यवस्था जो चाहिए उसकी बात करें, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वो चीज़ें जो थी कंट्री अपनी तरफ इंग्लैंड जो था अपने यहाँ से तो पूरा कर रहा था, लेकिन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूरा कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, यहाँ की कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। अब उसको संभालना था, क्योंकि भाई खर्चे जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। इस वजह से कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा दी गई, टैक्सेस जो थे वो सारे बढ़ा दिए गए। पहली बार इंडिया इसी दौरान इंट्रोड्यूस हुआ, किससे, इनकम टैक्स से। लोगों के ऊपर इनकम टैक्स भी लगाया जाने लगा, लोगों पे अत्याचार किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा कि ज़बरदस्ती उनसे टैक्स जो है वो वसूलना है। इसके अलावा अदर कंट्रीज से लोन जो है वो भी लिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से पे करेंगे, यहीं से पे करना था, ठीक है। तो यहाँ की इकॉनमी जो थी वो पूरी तरह से यहाँ पे बेकार हो गई इस दौरान, जिसकी वजह से ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। इसके अलावा यहाँ के लोग जो थे, गाँवों से जो विलेजेस थे वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, उनको अपॉइंट किया जा रहा था, उनको भेजा जा रहा था युद्ध के लिए, ठीक है। तो युद्ध अपनी कंट्री के लिए है, एक बार समझ में आता है तब तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ उस कंट्री के लिए है जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, ठीक है। तो कोई जाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती उनको मार पीट के जैसे भी भेजा जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। अच्छा, केवल इतनी चीज़ें नहीं थी ना, 14 to 18 तो युद्ध चला, हमारी इकॉनमी जो थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इसी दौरान क्या था कि एपिडेमिक, फेमाइन, ये सारी चीज़ें भी बहुत बुरी तरह से फैल गई, ठीक है। तो 1918 to 1919, इसके बाद 1920 to 21, इस दौरान फूड शॉर्टेज हो गई। क्यों? क्योंकि जो फसल थी
जो क्रॉप थी वो फेल्योर हो गई। इस वजह से क्या था, खाने की कमी हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई। इसी दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो था वो भी बहुत तेजी से फैला। अब एपिडेमिक है, महामारी है, तो ये तो बहुत सारे लोगों को एक साथ खत्म करती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की जान इस दौरान चली गई, एपिडेमिक से भी, फेमाइन से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ईयर दोनों साल क्रॉप जो थी वो फेल्योर हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ एपिडेमिक, कितने सारे लोग जो हैं वो युद्ध में गए, वहाँ मारे गए, ठीक है। तो वहाँ गिनती नहीं, लेकिन बाकी ये अगर देखा जाए एपिडेमिक से या फेमाइन से जो लोगों की डेथ हुई, तो जो 1921 का सेंसस था उसमें जनगणना, उसमें देखा गया कि लगभग 12 to 13 मिलियन लोग जो थे वो एपिडेमिक और फेमाइन इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो जाहिर सी बात है ये सारी कंडीशन क्या थी, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसी की वजह से, ठीक है। नेचर पर उनका जोर नहीं है, बट यहाँ की जो इकॉनमी थी उसको पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर रखा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। चलिए बात करते हैं द लखनऊ पैक्ट 1916, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। द लखनऊ पैक्ट 1916 कब हुआ था? 1916, ये हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट, इसका नाम क्यों पड़ा ये समझेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें थी वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो क्या था कि इसका नाम लखनऊ पैक्ट क्यों पड़ा? लखनऊ पैक्ट इसलिए पड़ा जब कांग्रेस की फाउंडेशन जब रखी गई, ठीक है, कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ उस दौरान ही डिसाइड हुआ था कि हर ईयर कांग्रेस का सेशन जो है वो अलग अलग सिटीज में होगा, ठीक है। तो हर साल होता रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1916 का जो सेशन था, ठीक है, 1916 का जो कांग्रेस का सेशन था वो लखनऊ में था, इसलिए इसको लखनऊ 1916 का नाम दिया। अब ये लखनऊ पैक्ट क्या है ये समझेंगे। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक साथ आते हैं और कुछ रिजोल्यूशन जो है वो लिए जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ कंसर्न जो है वो साइन किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम लोग लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई 1906 में मुस्लिम लीग जो थी वो अलग हो गई थी कांग्रेस से, ठीक है, मतलब कांग्रेस से मुस्लिम जो थे वो अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग से मुस्लिम लीग जो था वो बना लिया। तो जब वहां पर वो अलग हुए थे, यहाँ पर साथ क्यों आए? और पहली बार था कि ये दोनों एक साथ एक मंच पर आए, ठीक है। दूसरी तरफ 1907 में आपको ध्यान होगा सूरत सेशन, कांग्रेस का सूरत सेशन, जहां पर रेडिकल और मॉडरेट जो थे ये दोनों एक साथ अलग हो गए थे, ठीक है। सूरत सेशन की पूरी कहानी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस की है ना। तो सूरत सेशन जो था वहां पर ये दोनों ही जो थे वो स्प्लिट हो गए थे, अब वो भी क्या है साथ में आते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कांग्रेस के दोनों ग्रुप और मुस्लिम लीग जो है ये सभी एक साथ आते हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब एक साथ आते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो असर्टिव और रेडिकल की बात हम लोग पहले, असर्टिव या रेडिकल जो है और साथ ही साथ मॉडरेट, इनके बारे में पहले समझते हैं। ये दोनों जो थे वो एक साथ क्यों आ गए? आपको ध्यान होगा 1906 में, सॉरी अभी हम लोगों ने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया था, 1908 में, ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया जाता है। 1914 में वो वापस आते हैं और अपनी एक्टिविटीज में लग जाते हैं, ठीक है, किसमें? फ्रीडम मूवमेंट वाली एक्टिविटीज जो है इसमें वो लग जाते हैं। इसके बाद ये समझ में आता है कि भाई हम लोगों को एक बड़ी पावर जो है वो बनकर जब हम सामने आएंगे तब ब्रिटिश हमारी बात मानेंगे, और यहाँ से फिर कह सकते हैं कुछ बातें भी हैं इनकी मैच करती हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के दोनों ग्रुप जो हैं वो साथ में आते हैं, ठीक है, जो लखनऊ सेशन था यहाँ पर। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो थी वो क्यों साथ में आ गई, उसको क्या फायदा यहाँ पर दिख रहा था, जो कि ब्रिटिश की लॉयल हो गई थी। तो मुस्लिम लीग जो थी उनको जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लालच दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसमें उन्हें धोखा मिला। उनका वो लालच जो दिया गया था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्हें ये समझ में आने लगा कि ब्रिटिश जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे और उनसे हमें सिर्फ धोखा ही मिला है, इसलिए भलाई ये है कि अब इनके साथ अलग हो जाए। अलग हो जाए फिर कहाँ जाए भाई, जो उनके अपोज में है उससे जाके मिल जाएंगे, बड़ी पावर बनेंगे, और फिर उसके बाद ब्रिटिश जो है उनसे लड़ने, फाइट करने के लिए हम एक बड़ी पावर के साथ सामने आएंगे, और इसलिए वो लोग आ जाते हैं
कांग्रेस के पास। अब रीजन क्या थे कि जिसकी वजह से वो अब ब्रिटिशर जो थे उनके लॉयल नहीं रहे? तो कारण ये थे, सबसे पहला 1905 में क्या हुआ था? बंगाल डिवीजन हुआ था, है ना। तो बंगाल डिवीजन जब हुआ था, वहां पर क्या था, कुछ मुस्लिम जो थे उन्होंने अपोज किया, मैक्सिमम जो थे वो सपोर्ट में थे, क्योंकि भाई उनको अलग से अपना एक स्टेट मिल रहा था जहां पर मेजॉरिटी उन्हीं की थी, तो उन्हें अपना ही वेलफेयर जो था वो वहां पर दिख रहा था, इसलिए वो सपोर्ट में थे। दूसरे, भाई कम्युनिज्म के नाम पर जो ब्रिटिश थे वो भड़का ही रहे थे, इसलिए वो सपोर्ट में थे। अब ये 1905 का जो बंगाल डिवीजन था, इसको कैंसिल कर दिया जाता है 1911 में। ठीक है, ये कैंसिल हो गया कब? 1911 में, सॉरी 1911 में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये नाराज हो गए, भाई इनको अलग से मिला और वहां पर ये लोग क्या हुआ कि वापस से ये डिवीजन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, वापस से पहले की तरह हो गए, तो यहाँ पर इनको लगा कि इन्होंने धोखा दिया। दूसरा 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट वाला टाइम, ठीक है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस दौरान इनके साथ वादा भी हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 2 इंडियन मेंबर होंगे। उन 2 इंडियन मेंबर्स में से, ठीक है, 2 इंडियन मेंबर्स में से एक मुस्लिम होगा और एक हिंदू होगा। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, एक ही इंडियन जो है उसे अपॉइंट किया और वो भी हिंदू को किया। इस वजह से भी ये नाराज हो गए। इसके बाद और भी 1913 में चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर को लेके, जिसकी वजह से ये क्या है, नाराज हो जाते हैं। अब इनको लगता है कि हमारी भलाई जो है इन इंडियंस का साथ देने में ही है, या कह सकते हैं जो कांग्रेस है उसके साथ आकर फाइट करने में ही है, इन ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये लोग साथ में आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो मेन फीचर ऑफ द लखनऊ पैक्ट, तो यहाँ पर जब ये दोनों साथ में आते हैं तो एक जॉइंट रेजोल्यूशन एक तरीके से कह सकते हैं उसको ये साइन करते हैं, जिसकी वजह से इसको लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से जाना जाता है। इसके मेन फीचर्स क्या थे, अब इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ठीक है, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शैल बी अबॉलिश्ड। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शैल बी अबॉलिश्ड, इसकी इन्होंने डिमांड रखी। एक रेजोल्यूशन जो था वो इन्होंने तैयार किया। ठीक है, जहां पर इनकी कुछ डिमांड्स जो थी वो तैयार की गई, जो कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके आगे इनको रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इनकी डिमांड थी एक तरीके से कह सकते हैं वो थी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शैल बी अबॉलिश्ड। इसको हटाने के लिए इन्होंने बोला। क्यों ऐसा बोला? भाई जहां पर भी, ठीक है, जहां पर भी इंग्लैंड में ने जिन भी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रखा था, ठीक है, वहां पर उन्होंने उन जगहों पर उन्होंने काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो अपॉइंट किया था। इंडिया में भी अपॉइंट किया था। यहाँ पर क्या था कि उसकी सैलरी जो थी उसकी और अदर जो ऑफिसर्स थे उन सभी की सैलरी जो थी वो यहीं के फंड से दी जाती थी। तो डिमांड ये थी कि इनकी सैलरी के लिए जो यहाँ का फंड खर्च हो रहा है उसको बंद किया जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से अदर जो कंट्रीज हैं जिनको आपने कॉलोनाइज कर रखा है बट वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट है, तो जिस तरीके से वहां हैंडल हो रहा है उसी तरीके से हमारे यहाँ हैंडल किया जाए। इसलिए इनकी डिमांड थी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसे हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल बी इंडियंस इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, दूसरा इनका क्या कहना था? दूसरा इनका कहना था कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स, ठीक है, गवर्नर जनरल्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद जो है, उसमें इनका कहना था कि आधे मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधे मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हों, जो कि इंडियंस के द्वारा इलेक्टेड हों। ठीक है, ये इनकी डिमांड थी। इसमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल हैव 150 मेंबर्स। देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर्स की क्या नंबर जो है वो इंक्रीज कराने की बात हुई, जिससे कि जो इंडियंस हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। तो यहाँ बोला गया कि इनको कर दिया जाए 150 मेंबर्स, जिनमें से 75 जो है वो इंडियन होंगे। जो इंडियन होंगे उसी में से ही, यानी कि 75 में का ही 1/3 जो होंगे वो मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दिया कि इतने मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, 1/3 मुस्लिम्स होंगे, ये उनके लिए एक रिजर्व अलग से बना दिया। ठीक है,
अगर आपको याद हो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, वहां पर बात हुई 1909, जहां पर ये मेंबर्स के नंबर जो थे वो कितने थे, वो थे 60। तो यही हुआ कि यहाँ पर इसको इंक्रीज किया जाए जिससे कि जो इंडियन है उनका पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके, ठीक है। 4/5 मेंबर्स के लिए बोला गया कि 4/5 मेंबर्स जो है वो क्या हो, वो इलेक्टेड होने चाहिए, किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके द्वारा ये इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका पूरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पर होना चाहिए। भाई बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर आकर रूल कर रही है, हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पॉलिटिक्स में भागीदारी चाहिए और वो कंट्रोल भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उस पर भी हम कंट्रोल रख सके कि वो कोई भी फैसले अपने मनमर्जी से ना ले सके। तो यहाँ पर दो कुछ मैटर्स जो थे वो छोड़े गए, जैसे कि हम बात करें मिलिट्री अफेयर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इनके लिए बोला गया कि ये छोड़कर बाकी जो अफेयर्स हैं उन सभी में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इंटरफेयर कर सकती है या गवर्नमेंट के ऊपर उन चीज़ों के लिए कंट्रोल होगा, अदर चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट ऑर्डिनरी इंटरफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोविंसेस के जो लोकल मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। प्रोविंसेस यानी कि प्रांत, जैसे आज के टाइम में क्या है स्टेट्स में बटे हैं। अब हम कह दें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी फैसले जो है वो किसी भी तरीके से अपने से हैंडल कर सकती है, ठीक है। उस पर जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी कंट्रोल ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट ऑर्डिनरी इंटरफेयर, किसमें, जो लोकल अफेयर्स हों प्रोविंसेस के, ठीक है। 4/5 मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पर ये चीज कहा गया कि 4/5 मेंबर जो होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4/5 मेंबर्स जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। बाकी मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पर दर्जा जो है वो रखा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनका रहेगा, यानी कि जो मुस्लिम एरिया होगा जहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा होंगे वहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है। हिंदू नहीं खड़ा हो सकेगा, जरूर वहाँ हिंदू रहते होंगे बट मेजॉरिटी में अगर वहाँ मुस्लिम है तो वहाँ से कैंडिडेट के रूप में मुस्लिम ही खड़ा होगा। और जो वोटर होंगे, वोट करने वाले, तो वोट करने का राइट भी हिंदू को नहीं होगा, मुस्लिम जो होंगे वही वोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ रखी गई। और क्या पॉइंट्स थे, चलिए नेक्स्ट यानी कि 7th पॉइंट यहाँ पर है फुल कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसा कि अभी हमने देखा कि बात हुई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूरा पूरा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ अफेयर्स जो थे उसको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज कहा गया प्रोविंसेस के मामले में कि फुल कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका पूरा पूरा कंट्रोल होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि 8th यहाँ पर जो बात तय हुई, ठीक है, वो क्या थी वो हम देखते हैं। अपोजिशन बाय 3/4 मेंबर, ठीक है। 3/4 मेंबर अपोजिशन क्या है कि अगर कोई भी बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी बिल अगर लाया जा रहा है वहां पर कोई अगर अपोज करता है उसमें लगभग 3/4 मेंबर, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उसके अगर 3/4 मेंबर्स जो हैं वो अपोज में हैं तो वो बिल जो है वो नहीं लाया जा सकता है। जहां पर किसी कम्युनिटी जो है या किसी का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है और लोग जो है अपोज में हैं तो 3/4 मेंबर्स अगर अपोज में है तो वो बिल नहीं पास होगा, ठीक है, नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट यानी कि 9th है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन इंडिया शैल हैव नो जुडिशियल पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं इंडिया के उनको कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होगी, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर इन दोनों को सेपरेट करने की बात हुई जैसा कि आज के टाइम में है। देखिए एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उनका काम है जो लॉ है उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लॉ बनाना। जुडिशरी जो है उसका अपना काम है जस्टिस करना, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने अगर एरिया अलग अलग है तो वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनका जुडिशरी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, जिससे कि दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट ना कर सकें। नेक्स्ट, The judiciary in every province shall be placed under the highest court of the province, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो जुडिशरी है हर प्रोविंस की जुडिशरी जो है, ठीक है, वो
अंडर होगी किसके, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, उस प्रांत की जो हाईएस्ट कोर्ट होगी उसके अंडर में ज्यूडिशरी होगी उस प्रांत की। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसकी वजह से सभी जो थे वो साथ में आए, सभी इन द सेंस कांग्रेस के दोनों ग्रुप जो थे और मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली। ये सभी जो है वो एक मंच पर साथ में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल की अगर हम लोग बात कहें, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल था गोपाल कृष्ण गोखले का, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दोनों को साथ में लाने का तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वही कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले का था जिन्होंने ये माना कि भाई हम लोग जब साथ में एक बड़ी पावर होके तब फाइट करेंगे तब ब्रिटिश जो है उनके सामने हमारे आगे झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, तो उन्हें हमारी बातें जो है वो मानना ही पड़ेगा। उनका मानना था कि भाई जो ये मूवमेंट है इसकी सक्सेस किस पर डिपेंड है, इसकी सक्सेस डिपेंड है किस पर, हम सभी के एक साथ रहने में, यूनिटी में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसमें। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था कि सभी जो है वो अलग अलग फाइट कर रहे थे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वहां पर क्या था कि अगर जो कांग्रेस है जब मुस्लिम लीग बनी, ठीक है, उसके बाद से कांग्रेस जो भी डिमांड रखती थी मुस्लिम लीग तुरंत ही उसे अपोज करती थी, जिससे कि जो ब्रिटिश थे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब यहाँ पर क्या था, ये सभी जब साथ में फाइट करेंगे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ठीक, तो बातें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मानेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी पावर नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अब सभी लोग जो थे वो साथ में थे, तो ज्वाइंट डिमांड्स ऑफ 3 पार्टीज, अब उनको इनके आगे झुकना ही पड़ेगा, और हुआ भी यही। मांगे पूरी तरह से नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है, कुछ रियायतें यहाँ पर दी गई, पॉलिटिकल कंसेशन जो थे वो यहाँ पर दिए गए। अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टूवर्ड्स नेशनलिस्ट। ठीक है, तो नेशनलिस्ट जो थे उनके लिए पहले कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, पहले सप्रेशन की पॉलिसी, भाई किसी भी तरीके से उनको मार के या जैसे भी करके उनको रोक दिया जाता था। ठीक है, अब क्या था, अब दिख रहा था कि भाई सभी जो हैं ये हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिसी जो थी वो नेशनलिस्ट के लिए अडॉप्ट की। अब इसके बाद यहाँ पर बयान आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमारे अंडर में जो इंस्टीट्यूशंस थे हम तो उनका भला ही करना चाह रहे थे। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। फिर आगे आता है 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसी जो पैक्ट यहाँ पर था, जो इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी, उसी बेस पर 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं ये आते हैं, और यहाँ से फिर आगे स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, लखनऊ सेशन यूनिटी अमंग नेशनलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफॉर्म्स जो हैं आते हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल कह सकते हैं कंसेशन के साथ यहाँ पर कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं लखनऊ सेशन यूनिटी अमंग नेशनलिस्ट। तो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे उनके बीच में यहाँ पर यूनिटी बनी। अगर क्या था, ये लोग अगर अलग अलग रहते, अपनी डिमांड्स रखते, तो अभी भी इनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती। अब यहाँ पर कांग्रेस के दोनों ग्रुप, हमने देखा 1907 में सूरत सेशन जो था वहाँ पर असर्टिव और मॉडरेट्स जो थे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, ये भी साथ में आए, साथ ही साथ मुस्लिम जो थे वो भी साथ में आ गए, मुस्लिम लीग जो थी वो भी साथ में आ गई। तो यहाँ पर एक बड़ी यूनिटी जो थी, बड़ी पावर इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी होने को देखने को मिलती है। तो लखनऊ सेशन जहाँ पर कांग्रेस के दोनों ग्रुप जो थे वो साथ में आ गए, इससे बड़ी ही खुशी हुई लोगों को। इसी पर अंबिका चरण मजूमदार जी ने कहा, अंबिका चरण मजूमदार जो कि इस समय प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे, कांग्रेस सेशन जो था 1916 का प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, अंबिका चरण मजूमदार जी की। ठीक है, और वहीं मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंटशिप थी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो अंबिका चरण मजूमदार जी जो थे बड़े ही खुश होते हुए बोलते हैं कि जो यूनाइटेड कांग्रेस दफन हो गई थी सूरत सेशन में, लखनऊ के वाजिद अली गार्डन में, वो उसका दोबारा से जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। 10 सालों का लगभग सेपरेशन था इनका। ठीक है, तो इस पे इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो हैं वो हमें देख लेने चाहिए। ठीक है, तो इस पर इन्होंने बोला है, इफ द यूनाइटेड कांग्रेस वॉज बरीड एट सूरत, इट इज रिबॉर्न एट लखनऊ सेशन इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह। आफ्टर नियरली 10 years of painful separation and wandering through the wilderness of misunderstanding, the brothers had at last met brothers। ठीक है, तो ये चीज किसने कही, ये कही अंबिका चरण मजूमदार जी ने।
चलिए बात करते हैं होम रूल मूवमेंट एंड होम रूल लीग्स 1916 टू 17। ध्यान रखना है इसका ईयर 1916 टू 17 क्या था, ये किसने शुरू किया, आगे इसका क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से देखते हैं 1914 जो था, जिस समय क्या हो रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ चूंकि ब्रिटिश जो था उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था इंडिया को। ब्रिटिश उस युद्ध में उसका पार्टिसिपेशन, या कह सकते हैं ब्रिटिश जो थे उनका मेन रोल था, इंग्लैंड का मेन रोल था वहाँ पे। उसने कॉलोनाइज करके रखा था इंडिया को, यहाँ की इकॉनमी, मैन पावर और रिसोर्सेज सब पे अपना अधिकार पूरी तरह से जमा रखा था उन्होंने। तो यहाँ के इकॉनमी, रिसोर्सेज, इन सब का तो यूज़ कर ही रहे थे। यहाँ के जो मैन पावर थी उसका भी वो यूज़ कर रहे थे। ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भेजा जा रहा था, जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर भेजा जा रहा था। ठीक है, लोगों के बहुत मना करने के बाद भी भेजा जा रहा था, जबकि उससे हम लोगों का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए भेजा जा रहा था। अब जिस तरीके से यहाँ पर कोई नंबर फिक्स नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती लोगों को भेज रहे थे लोग युद्ध में, तो इस वजह से जो रेडिकल्स थे, यानी कि गर्मपंथी विचारधारा के लोग, या फिर कह सकते हैं असर्टिव, ठीक है, तो रेडिकल नेशनलिस्ट जो थे वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि एज अ फॉडर लोगों को भेजा जा रहा है। फॉडर यानी कि जो एनिमल्स का जो चारा होता है ना, कि उसमें कुछ नहीं, बस कहते हैं ना कि भूसे की तरह भर दिया कहीं भी। ठीक है, तो उसी वही चीज़ है कि एज अ फॉडर सबको ज़बरदस्ती, मतलब कि कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती सबको बस भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके ये अगेंस्ट थे कि इस जो इंडियन है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनकी बात हम लोग करें तो उन्होंने अपनाई थी कॉन्सिलिएशन वाली पॉलिसी स्टार्टिंग से ही, जिसकी वजह से क्या थे, जो असर्टिव थे वो इनसे अलग हुए। तो इनका ये मानना था, सुलह वाली पॉलिसी थी, इनका ये मानना था कि युद्ध जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और जब युद्ध जो है वो इनके फेवर में रहेगा, यानी इंग्लैंड के फेवर में रहेगा और समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड भाई बड़ी पावर भी माना जाता था, तो था कि भाई इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा। तो जब वो युद्ध जो है वो इनके फेवर में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो हमको होम रूल दे देंगे। होम रूल यानी कि स्वशासन, अपना शासन जो है, जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो हमको मिल जाएगा। तो ये इस इंतजार में थे। ठीक है, ऐसा जैसा कि रेडिकल्स जो थे वो विरोध कर रहे थे, ऐसा इनकी तरफ से नहीं था। इनकी तरफ से था कि बस ये जीत जाएंगे, उसके बाद हमको होम रूल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही इनकी जो सोच थी, यही क्या थी, यही गलत थी। क्यों? क्योंकि जो ये युद्ध हो रहा था, किस लिए हो रहा था? एम्पेरियलिज्म, अपना एम्पायर जो था वो बढ़ाने के लिए ही युद्ध हो रहा था। अब जिसको अपने कब्जे में पहले से कर रखा है, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी ये सोच जो थी वो गलत थी। अब इसके बाद यहाँ नेशनल मूवमेंट जो थे, देखिए हम लोगों ने बात किया था कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उनको जेल भेज दिया गया था। कब? 1908 में उनको भेजा जाता है, और 1914 में वो वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से दोबारा से यहाँ के जो नेशनल मूवमेंट थे उसको वो शुरू करने की ठानते हैं, उसको आगे बढ़ाने की। मूवमेंट तो चल ही रहे थे, उसको और आगे बढ़ाने की ठानते हैं। तो यहाँ नेशनल मूवमेंट जो थे, इसमें पार्टिसिपेशन होता है, या फिर कह सकते हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, तो इनके आने से नेशनल मूवमेंट जो था उसमें एक नई लाइफ जो थी, नई जान जो थी वो आ गई। क्यों? क्योंकि भाई अग्रेसिव जो थे, ठीक है, तो इस वजह से था मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट की हम लोग बात करें, जो कि एक आयरिश विमेन थी, लेडी थी, आयरिश लेडी थी। तो आयरलैंड जो था वहाँ पर होम रूल लीग जो है वो चल रहे थे। ठीक है, होम रूल मूवमेंट वगैरह चल रहे थे। तो ऐसा ही सजेशन उन्होंने यहाँ भी दिया कि इस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट जो है वो होना चाहिए। तो बस इसीलिए फिर बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने होम रूल जो था वो स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया में 1916 में 2 होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट होते हैं। एक जो कि बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और दूसरा जो था वो एनी बेसेंट ये स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 होम रूल लीग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं 1916 में, याद रखना है। ठीक है,
अब ये दोनों लीग जो थे स्टार्ट तो हो गए, लेकिन दोनों ने अपनी बाउंड्रीज जो थी वो बना रखी थी, जिससे कि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस क्या था कि सबका उद्देश्य यही था कि हाँ अपना शासन जो है वो लाना है, लेकिन वहां पर दो ग्रुप थे, दो तरह की विचारधारा के लोग थे, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो अलग हो गए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ना हो, या फिर होम रूल मूवमेंट जो है वो लोग शुरू कर रहे हैं उस पर कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए पहले से ही इन्होंने अपनी बाउंड्रीज जो थी अपनी एक्टिविटीज की वो निश्चित कर रखी थी। तो यहाँ से शुरू होते हैं होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ होम रूल मूवमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो जान लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि भाई डिमांड हो रही थी होम रूल की, अपना शासन हो, ठीक है, डिमांड इसकी हो रही थी, ये पहले भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये थे, इनके उद्देश्य ये थे कि अपना ये मैसेज जो है वो देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है वो इसके लिए मिल सके। इसलिए होम रूल मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट किए गए। अभी हमने बोला कि यहाँ पर बाउंड्रीज जो थी वो निश्चित की गई थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो थी इनके लिए बाउंड्रीज नहीं वो थी, जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज जो थी वो बना रखी। हालांकि देखें तो उनकी भी बाउंड्रीज थी कि उन्होंने इनका जो एरिया था उसमें इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन देखें इनके एरियाज क्या थे। एरियाज की बात हम लोग करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने ये मूवमेंट जो था महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, ठीक है, इन जगहों पर चलाया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एनी बेसेंट जी, उन्होंने रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये मूवमेंट जो थे वो चलाए, उसकी ब्रांचेस जो थी रेस्ट ऑफ द इंडिया में खुली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों ने बोला कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना है आए, इसलिए एक बाउंड्रीज बनी थी। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो एरिया था इसको उन्होंने अनटच रखा, इसको टच नहीं किया, इसी वजह से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और मूवमेंट जो है वो सही तरीके से चल सके, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट जो था वो आगे बढ़ता है। एनी बेसेंट जी जो थी, इनकी लीग जो थी वो उनका चार्ज जो था ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया था, ठीक है। लीग ब्रांचेस वर एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस जो थी थ्रू आउट द कंट्री थी। यहाँ पर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की ये थी, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया एनी बेसेंट जी की थी, ठीक है। इस तरीके से लगातार लोगों तक अपना मैसेज जो था वो पहुंचाने के लिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कंट्री का टूर जो था वो स्टार्ट कर दिया, कोने कोने में जाकर अपना ये मैसेज जो था वो पहुंचाने लगे। इसके साथ ही उनके जो न्यूज़पेपर थे जिसका नाम था केसरी और दूसरा था मराठा, उसके जरिए भी होम रूल जो है ये मूवमेंट जो है इसकी बातें लोगों तक इन्होंने पहुंचाई। तो बाल गंगाधर तिलक जी जिन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी आगे बढ़ाया और अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से उसका प्रचार किया, लोगों तक अपनी बातें जो थी वो पहुंचाई। कह सकते हैं लोगों से जगह जगह जाकर उनसे मिलकर अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये कोड जो था, ये स्लोगन जो था वो किसने कहा था, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अब आते हैं एनी बेसेंट जी पर, उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो एनी बेसेंट जी जो थी इन्होंने भी होम रूल को लीग जो था इसको प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों से मिलना, उनके अंदर उनको इनकरेज करना होम रूल के लिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इन्होंने, इनके न्यूज़पेपर थे द इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये इनके न्यूज़पेपर थे। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक लोगों से मिलकर अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका प्रचार कर रहे थे, ये भी लोगों तक अपनी बातें जो थी वो इसी तरीके से पहुंचा रही थी, ठीक है। इनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा था, वो अक्सर कहा करती थी, आई एम एन इंडियन वॉचमैन वेकिंग अप ऑल द स्लीपर्स सो दैट दे मे वर्क फॉर देयर मदरलैंड, ठीक है, कि मैं एक इंडियन वॉचमैन हूँ और मैं सोए हुए लोगों को जगाने आई हूँ ताकि वो अपनी मदरलैंड के लिए काम कर सके, ठीक है। तो ये कोट भी आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा था। ये कहा था एनी बेसेंट जी ने। किस लिए कहा था? जब वो होम रूल लीग जो था, मूवमेंट जो था वो चला रही थी, तो उस समय लोगों को इनकरेज करने के लिए उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। चलिए बात करते हैं द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या है ये समझेंगे, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसको हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स जो थे वो क्यों लाए गए थे, ठीक है। इंडियन जो थे उनके
उनकी तरफ से लगातार जो थी ये डिमांड हो रही थी कि हमें स्वशासन चाहिए, या फिर कह सकते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहिए हमें गवर्नमेंट में, ठीक है। मुस्लिम लीग जो कि अलग पार्टी बन गई थी, जो मुस्लिम्स थे अलग हो गए थे कांग्रेस से, और कांग्रेस का बराबर विरोध कर रहे थे। 1909 में चूंकि वो क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनके फेवर में आ गए थे मुस्लिम, तो उन्हें लगा कि मुस्लिम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनकी बातों को मानेगी और उनके फेवर में रहेगी। लेकिन वहाँ पर उनको एक धोखा मिलता है कि जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पर वहाँ पर उन्होंने बोला था कि 2 इंडियन मेंबर होंगे, ठीक है, जिनमें एक मुस्लिम होगा एक हिंदू होगा, बट वहाँ पर एक ही हिंदू रखा जाता है, तो इस वजह से वो ना एक ही मेंबर जो है इंडियन वो रखा जाता है जो कि हिंदू होता है, ठीक है। तो वहाँ वो नाराज होते हैं। इसके बाद आता है 1911, कुछ और कंडीशन जो है वो चलती रहती है साथ में। 1911 आता है जहाँ पर बंगाल डिवीजन जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी मुस्लिम जो है वो नाराज होते हैं। दूसरी तरफ बाल्कन युद्ध जो था वो हो रहा था, वहाँ भी मुस्लिम जो थे वो नाराज हो गए। इसके बाद हम देखते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो थी वो चलने लगी। इनको समझ में ये आने लगा कि अब हमें क्या है, हमें भी स्वशासन जो है इसकी डिमांड करनी होगी। तो आगे से ये भी स्वशासन की डिमांड करने लगे, या कह सकते हैं स्वराज, ठीक है। इसकी डिमांड जो मुस्लिम्स थे इनकी तरफ से भी होने लगी। 1916 पूना पैक्ट, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आते हैं और वहां पर एक समझौता जो है वो इनके बीच में होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट 1916 के नाम से जानते हैं, जिसमें डिमांड्स जो थी वो रखी गई थी। ऐसी डिमांड्स थी कि जो गवर्नमेंट है उसमें इंडियन जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो और बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की डिमांड रखी गई थी। अब क्या था कि यहाँ पर एजिटेशन वगैरह, मूवमेंट वगैरह जो थे वो होने लगे थे। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने सोचा भाई इन लोगों को शांत करने के लिए सॉरी, तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो ये जो एजिटेशन मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो शांत करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन लेटर जो है ये जारी किया जाता है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का घोषणा पत्र उसे कहते हैं, वो जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो शर्तें थी या उसमें जो डिक्लेरेशन किया गया था उससे इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे। खास तौर से देखें तो रेडिकल्स जो थे वो बिल्कुल उसके विरोध में थे। अर्ली नेशनलिस्ट, उनको ये फिर भी लगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ बढ़ रहा है, वो फिर भी खुश थे। दूसरी तरफ रेडिकल्स जो थे वो बिल्कुल ही उसके विरोध में थे। अब इन चीज़ों से बचने के लिए आगे इसमें सुधार किए जाते हैं। 1919 में वो ला जाता है, 1917 में डिक्लेरेशन जो लेटर होता है वो ला जाता है 1917 में, और 1919 में फिर ये आता है रिफॉर्म, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि जो उस समय डिक्लेरेशन हुआ था उसमें अब सुधार किया गया, तो इसी को हम इसीलिए हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर इसका नाम जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो पूना पैक्ट में भी समझौता वगैरह होता है, जो उनकी डिमांड्स थी वो सारी चीजें उन लोगों ने कांग्रेस ने पहुंचा दी थी किसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उस बेस पर ये सारी चीजें जो है वो आगे रेडी होती हैं कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाना है। अब क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आते हैं अब इस पर अपने पॉइंट्स पर। तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का प्रोविजन क्या था वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, ठीक है, उसमें जो इंडियन मेंबर थे उनकी संख्या जो थी वो बढ़ाकर कर दी गई 3, ठीक है। कितनी कर दी गई? 3। इसके पहले क्या था हमने देखा, उसको 1 किया गया था, ठीक है। 2 की डिमांड हो रही थी मुस्लिम जब कह रहे थे, लेकिन वहां पर 1 था, इसको कर दिया गया 3। नेक्स्ट है द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उनको 2 हाउसेज में कंसिस्ट किया गया। पहला जो था अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि 60 मेंबर होने थे, ठीक है, कि 60 मेंबर्स जो है वो इसमें होंगे, जिनमें से 33 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होंगे और बाकी 27 मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, 27 मेंबर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर हाउस और द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो सेकंड हाउस इसका था, यहाँ हमने बात की ना 2 हाउस, तो सेकंड हाउस जो था वो था लोअर हाउस और द लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर बोला गया 146 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि 106 जो होंगे, ठीक है, 106 इलेक्टेड होंगे और बाकी के जो है वो क्या होंगे, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक तो 2 पॉइंट हमको ये मिले, और क्या था, चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में सिस्टम ऑफ डायरकी जो है ये इंट्रोड्यूस
की गई। ठीक है, तो ये क्या थी, यानी कि प्रोविंसेस के द्वारा हैंडल किए जाने वाले जो काम थे उनको एक तरीके से डिवाइड कर देना। ठीक है, उन कामों को डिवाइड करना। जैसे कि अभी के टाइम में क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट जो है वो फिक्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर सिस्टम ऑफ डायरकी जो है इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, पहला था रिजर्व सब्जेक्ट एंड सेकंड था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड होता था गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर के द्वारा ही चुने हुए जो लोग थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड, ठीक है, उनकी हेल्प से किया जाता था। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय हिम। ठीक है, इसमें कौन से सब्जेक्ट आते थे, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं यूनियन लिस्ट जो है उसमें जो बड़े टॉपिक्स हैं वो आते हैं, बड़े सब्जेक्ट्स जो है वो आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी था, जैसे हम बात करें फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये चीजें इसमें आती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे इसमें क्या आता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे इसमें एजुकेशन आता था, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें जो थी वो इसमें आती थी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा होती थी, ये भी एडमिनिस्ट्रेट होती थी गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर की हेल्प कौन करता था, उसके द्वारा चुने गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते थे उनके द्वारा। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय हिम। तो इस तरीके से इसको हैंडल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो डायरकी जो थी वो लागू की गई थी, जो एक तरीके से कह सकते हैं जो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कौन की गवर्नर जो था, ठीक है, सब्जेक्ट पे नहीं आते, कह सकते हैं गवर्नर जो था उसके लिए ये दोनों जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, बट गवर्नर जो था वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज रिप्लेस। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते थे वो अब रिप्लेस हो गए, अब वो किसके द्वारा होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। हाँ, इसको जरूर यहाँ पर कंट्रोल किया गया कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लोग जो है वोट देंगे, लेकिन वोट कौन देगा, वोट वो लोग देंगे जो कि टैक्स जो है वो पे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्रीज जो थी वो बना दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराया गया सेपरेट इलेक्टोरेट से। तो यहाँ पर नया क्या था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 वहां पर भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ क्या नया था, ध्यान है ना कि क्या चीज़ था कि जो मुस्लिम है उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट एरिया जो होगा वो होगा। ठीक है, उनका कैंडिडेट जो होगा उन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा, वोटिंग करने वाले भी मुस्लिम्स ही होंगे, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर भी इसे इंट्रोड्यूस कराया गया इस सिस्टम से। बट यहाँ पर नया क्या था, यहाँ नया ये था कि सिख जो थे उनके लिए भी अलग से बना दिया गया, उसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए भी, यानी और ज़्यादा बांट दिया गया, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज स्टाफ पेमेंट। इसकी बात हम लोग करें, इसको ख़त्म करने की बात हुई थी पूना पैक्ट में, बट यहाँ पर कहा इनकी जो पेमेंट थी वो इंडिया से दी जाती थी, तो इसके लिए बोला गया था भाई यहाँ के फंड से ना दिया जाए। तो इसके लिए भी मंजूरी हुई कि इनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड स्टाफ पेमेंट जो है वो इंग्लैंड से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट था वो था कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द अफेयर्स ऑफ इंडिया वाज रिड्यूस। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसका पूरा कंट्रोल होता था इंडियन अफेयर्स पे, जो इंडिया के मामले होते थे उस पे, जिसको कहा गया था हटाने के लिए। तो यहाँ पर उसको हटाया नहीं गया बट उसे रिड्यूस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि एट्थ है यहाँ पर हाई कमिश्नर इन लंदन। तो हाई कमिश्नर जो कि लंदन में अपॉइंट होगा वो क्या करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट की देखभाल करेगा, इंडिया के जो हित होंगे, ठीक है, उनको वो देखेगा, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। तो ठीक है, तो इंडियन पीपल जो है उनके इंटरेस्ट की देखभाल वो करेगा। तो इस तरीके से ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, या फिर कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो लाया गया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।